अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में एक तो मैंने आपके साथ पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में होने वाली चंद एक डेवलपमेंट वो शेयर करनी है और साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है कल, उस हवाले से कल हुई क्या है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है उस हवाले से आपको आगाह करूँगा कि कल हुआ क्या, क्या उसका हमारी मुल्क की इकॉनमी को, हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारी सियासत को, हमारी सोसाइटी के एक-एक स्ट्रक्चर को उससे क्या नुकसान होगा या उससे कोई बेनिफिट होगा, और अगर ये पॉलिटिकल क्योस है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इस हवाले से मैं अपनी ओपिनियन का इज़हार करूँगा। आप में से ऐसे लोग जो मेरे साथ पॉलिटिकली गुफ्तो-शनीद में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो इस वीडियो के लास्ट वाले सेगमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि मेरे साथ मैं अपनी अगर कम्युनिटी, अपने तमाम बहन-भाई जो मेरे साथ अटैच हैं इस ऑनलाइन चैनल के ज़रिए, उनके साथ एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो हम क्रिएट करें, एक-दूसरे को समझें, समझाएँ, ताकि अल्टीमेटली हम अपनी ज़िंदगियों को और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर करने में किरदार अदा कर सकें। तो वो इस वीडियो के लास्ट में जाके शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट का मैं थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। यूँ ऐसे क्रिप्टो मार्केट की तरफ देखें तो ऐसे लग रहा है कि मार्केट का जो थोड़ा-सा मोमेंटम था वो स्लो हो गया है। उसकी वजह आई डोंट नो, मेरा ख़्याल है ये जो अगले हफ़्ते एफओएमसी की मीटिंग है, शायद इन्वेस्टर जो है उस पे नज़र रख के बैठा है कि उस वहाँ क्या डेवलपमेंट होती है। उस डेवलपमेंट के बाद अगर तो डेवलपमेंट पॉज़िटिव हुई तो मार्केट एक फिर बड़ा पंप ले सकती है, और अगर वो डेवलपमेंट नेगेटिव हुई तो मार्केट यहाँ से डंप कर सकती है। एक चीज़ जो बिटकॉइन की प्राइस को वॉच करना है, वो आपने भी वॉच करना है और मैं भी वॉच कर रहा हूँ। बीटीसी की प्राइस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये देखें, पिछले चंद दिनों से बीटीसी की ये जो 2 लाइनें हैं, मूविंग एवरेज लाइनें जो हैं, एक 200 की वीकली मूविंग एवरेज लाइन, ये मैंने आपको बताया था हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइस को जज करने के लिए हिस्टोरिकली। तो इस स्ट्रॉन्ग प्राइस के ऊपर इस वक़्त बीटीसी की प्राइस ट्रेड हो रही है, अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है, जिसको अभी तक ब्रेक नहीं किया पिछले 4-5 दिनों से, वो बनती है 22,500 की प्राइस जो है। अगर तो बीटीसी इस 22,500 की प्राइस से नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है, तो बीटीसी जो है इसकी रैली, इसके पंप को एक्सपेक्ट करना आप छोड़ दें। लेकिन अगर ये वाली जो 22,700 से या 23,000 के ऊपर-ऊपर ही आपको ट्रेडिंग होता हुआ बीटीसी नज़र आए और एफओएमसी की मीटिंग तक ऐसे ही चलता रहे, तो उम्मीद है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप कर सकती है। उस एफओएमसी की मीटिंग के बाद अगर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट होते हैं, तो इसके बाद मार्केट की जो दीगर दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के हवाले से मैं ये एक थ्रेड स्टडी कर रहा था खुद भी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता आ रहा हूँ जो इथेरियम के हवाले से अपडेट्स हो रही हैं। ये एक ट्विटर अकाउंट है कम्बरलैंड, ये यूँ समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट का एक मार्केट मेकर है। तो इन्होंने इथेरियम की ये जो अभी रैली चली है, जब बीटीसी 1000 से 1100 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा था और मार्केट में ये अफवाह थी कि शायद बीटीसी मजीद नीचे क्रैश करे, $700 और कई तो $400 तक भी उसको गिरता हुआ देख रहे थे। उस वक्त इनके एनालिसिस के मुताबिक बीटीसी 1100 और 1000 की प्राइस से जो पंप किया है, जो कि 55% बनता है, वो पंप कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी रिटेलर ने इथेरियम की प्राइस को पंप नहीं किया, बल्कि इस बार जो आपको पंप नजर आया है वो इंस्टीट्यूशंस की वजह से आया। और वो क्यों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जो इन्होंने थ्रेड लिखा है उसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने समझा। वो कहते हैं पिछले हफ्ते जो आपको इथेरियम की प्राइस में 55% पंप नजर आया है, और अभी जो थोड़ा सा आपको रिट्रेस प्राइस करती नजर आ रही है, उसकी जो बड़ी वजह है और पंप जो है, वो जो ट्रेंड है इसकी रैली का, वो अभी इंटैक्ट है। यानी अगर फंडामेंटली सारा जायजा लिया जाए इथेरियम और दीगर सारी सिचुएशन का मार्केट का, तो ऐसे लग रहा है कि इथेरियम की प्राइस की जो रैली है उसकी उम्मीद अभी भी बाकी है। क्यों? वो नीचे उन्होंने वजूहत बयान किया है। उन्होंने कहा जी, जो अभी आपको प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, वो नॉर्मली तो पीछे यूँ होता है कि पिछला आपको जो प्राइस एक्शन नज़र आता है वो तो टेक्निकल बेस होता है, या ब्रॉडली आप ये कह लें कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं,
उसके साथ को रिलेशन होने की वजह से इथीरियम की प्राइस एक्शन आपको नजर आ रही थी। लेकिन ये जो रिसेंट आपको प्राइस एक्शन नजर आया, उसका तल्लक कोई टेक्निकल एनालिसिस के साथ नहीं है, उसका तल्लक कोई ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चेंजेस हो रहे हैं अमेरिका में या दीगर कंट्रीज में उसके साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये कंप्लीटली क्रिप्टो फंडामेंटल ड्रिवन जो प्राइस एक्शन हुआ है। इसका मतलब यह है, मैं आपको कल भी बताया था कि विटालिक बटरन ने इथीरियम के रोड मैप से मुतल्लिक जो आइंदा जो इथीरियम 2.0 का रोड मैप है, जिसमें उन्होंने 5 फेजेस को डिस्कस किया था। 3 तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, द मर्ज, द सर्च, द पर्स, द वर्ज, इस तरह 5वां एक और है। तो ये 5 रोड मैप है उस हवाले से, यानी क्रिप्टो इथीरियम जो है फंडामेंटली उस वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इस वजह से इथीरियम की प्राइस आपको मूव होती नजर आ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा जो मेन इंस्टीट्यूशनल की जो सरमायाकारी है उसके मेन बड़ा फीचर ये है कि इथीरियम जब इस साल के एंड तक इथीरियम 2.0 में चला जाएगा तो इथीरियम डिफ्लेशनरी हो जाएगा। तो जब डिफ्लेशनरी होता है तो बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी बैलेंस शीट में अपने सरमाए को, अपनी सेविंग को, अपनी कैश को हेज करने के लिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, फियाट की इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए वो डिफ्लेशनरी एसेट्स में डालते हैं। तो चूंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के एंड में जाके इथीरियम 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में इथीरियम डिफ्लेशनरी हो जाएगा। इस वजह से आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। ये मैं ऑलरेडी जो इनका पूरा थ्रेड है वो मैं रीट्वीट कर चुका हूँ। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं तो जाके इनके सारे थ्रेड को अच्छी तरह स्टडी करें कि इनका क्या थॉट है। फिर इसके नीचे जो कमेंट्स करने वाले हैं उनको भी स्टडी करें कि उनकी क्या राय है इनके थ्रेड के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं अब फाइंडर के हवाले से। मेरा ख्याल है कल या परसों मैंने आपको इथीरियम की इनकी जो प्रेडिक्शन थी, फाइंडर क्या है, फाइंडर मैं कल भी बता चुका हूँ जिस दिन मैंने फाइंडर के हवाले से आपके साथ शेयर किया था कि ये मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट्स का सर्वे करते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि वो एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि छोटे मोटे नहीं होते। ये मैं नीचे सोलाना के एक्सपर्ट्स की लिस्ट देख रहा था, उसमें ऑलमोस्ट जितने आपको एक्सपर्ट्स नजर आ रहे हैं, कोई किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का सीटीओ है, कोई सीईओ है, कोई फाउंडर है, कोई को फाउंडर है, कोई चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, कोई सीनियर लेक्चरर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी बड़े बड़े नाम जो क्रिप्टो मार्केट के है ये उनसे सर्वे करवाते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी का। सोलाना का अभी इन्होंने रिसेंट दोबारा इन्होंने सर्वे किया है। एक इन्होंने इस साल के स्टार्ट में जनवरी में भी किया था। पुराना जो सर्वे था उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सोलाना की प्राइस थी इस साल के एंड तक $222 होनी चाहिए थी। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने एक्सपर्ट्स का सर्वे किया है उसके मुताबिक सोलाना की प्राइस जो है इस साल के एंड तक $45 होगी। मुझे नहीं मालूम जो वो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किस बुनियाद पे ये प्राइस जो है सोलाना की प्रेडिक्ट की है, क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सोलाना की प्राइस तकरीबन $40 से ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही है और पिछले 24 घंटों में ऑलरेडी $44 को तो सोलाना की प्राइस ऑलरेडी टच करके आ चुकी है। तो अभी 6 माह के अंदर क्या वो सोलाना की प्राइस को पंप होता नहीं देख रहे? आई डोंट नो, जाहिर बात है वो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मार्केट के पल्स के ऊपर ज्यादा एक्सेस है, ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग है बनिस्बत मेरे। लेकिन बहरहाल उन्हीं की ये पुरानी प्रेडिक्शन थी जिसमें वो सोलाना की प्राइस को इस साल के एंड तक $222 देख रहे थे। अभी उन्होंने अपनी उस प्रेडिक्शन को कम कर दिया है हालिया होने वाली सोलाना से मुतल्लिक जो डेवलपमेंट्स है। अच्छा, 2025 की भी इन्होंने की थी इस साल के स्टार्ट में। इनकी नज़र में सोलाना की प्राइस इस साल 2025 में पंप होके मतलब ऊपर नीचे पंप और डंप वोलेटिलिटी के बावजूद 2025 तक उसकी प्राइस इन्होंने पहले प्रेडिक्ट की थी $486, अब उसको कम करके $166 कर दिया। इसी तरह मतलब 8 साल आगे का जब पिक्चर ये खींचते हैं तो पुरानी इनकी प्राइस प्रेडिक्शन थी कि सोलाना की प्राइस 2030 तक $1,267 तक जा सकती है, जिसको इन्होंने कम करके $512 कर दिया। अब ये क्यों नेगेटिव इनकी राय आई है, क्यों इसको समझते हैं कि जो इन्होंने पुरानी प्रेडिक्शन की थी उस प्रेडिक्शन के मुताबिक ये जो सोलाना की प्राइस है वो कम पंप करेगी। इस हवाले से वो सारे इल्ज़ामात है जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक तो टाइम टू टाइम मैं आपको ऑलरेडी आगाह करता भी आ रहा हूँ कि सोलाना का नेटवर्क कई बार चोक हो चुका है। सोलाना के बारे में ये मार्केट में कहा जाता है कि ये मोस्ट सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है,
यानी कहते अपने आप को डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन अगर इनके नेटवर्क नोड्स को देखा जाए तो ऐसे महसूस होता है, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि नेटवर्क नोड्स ही इन्होंने इस तरह के सेटअप किए हैं कि कोई और बंदा नहीं कर सकता, कोई बंदा आसानी से सेटअप नहीं कर सकता। इसी वजह से इन्होंने नेटवर्क नोड्स, जो नेटवर्क सपोर्टर्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, उनको बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है, सेंट्रलाइज रखा हुआ है। दूसरा इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि जब इन्होंने लॉन्चिंग की थी, उस लॉन्चिंग के दौरान इन्होंने अवाम के साथ झूठ बोला था। जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, मेरा ख्याल है कोई 2-4 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई इन्होंने पब्लिकली अनाउंस की। बाद में जो एनालिटिक्स थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने इनको एक्सपोज़ किया, कहा कि इनकी जो टोटल सप्लाई है सर्कुलेटिंग वो 20 मिलियन है। बाद में जब इनको पता चला कि हम तो एक्सपोज़ हो गए, तो इन्होंने कहा जी आप घबराएँ नहीं, हम ये जो हिडन सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसको हम बाय करके तो हम जो है उसको बर्न करेंगे लेंडर से, जिन्होंने इनसे उधार वगैरह लिया था। आई डोंट नो क्यों लिया था, लेकिन बहरहाल इनके ऊपर इल्ज़ाम है। ये कहा जाता है कि इन्होंने वो जो प्रॉमिस किया था कि हम बाकी के जो हिडन सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको बाय करके बर्न करेंगे, इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको भी बर्न नहीं किया। तो बहरहाल ये तनकीद की ज़द में है, शायद इस वजह से जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो सालाना की प्राइस के मामले में आपको मायूस नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आपने सालाना में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है या आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, तो जो मार्केट में इस हवाले से सेंटिमेंट्स हैं, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँ। अच्छा जी, आगे आते हैं। साउथ कोरिया की तरफ से न्यूज़ है, आपको शायद मैंने चंद माह पहले बताया था, जब साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, तो उनके जो विनर हैं इस वक्त प्रेसिडेंट योन शुक यूआइल, आई डोंट नो, मैं तो सही प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, माफ़ी चाहता हूँ जिनको सही प्रोनाउंस करना आता है उनसे क्योंकि मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स लॉस थे, जो टैक्स लगाना था उन्होंने क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, उसको मज़ीद डिले कर दिया। ये जो इनके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ये प्रो क्रिप्टो समझे जाते हैं, बल्कि जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को बाकायदा फाइट कर रहे थे, तो इनके दीगर जो पॉलिटिकल स्लोगन थे, उनमें एक ये भी स्लोगन था कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो अपने मुल्क में क्रिप्टो मार्केट को मज़ीद रेवोल्यूशनाइज करेंगे, मज़ीद एक्सपैंड करेंगे इस बिज़नेस को। तो एग्जैक्टली वो ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि 2023 के स्टार्ट में ये जितने इन्वेस्टर हैं साउथ कोरियन, उनके ऊपर 20% कैपिटल टैक्स लगाएंगे। अभी उस कैपिटल टैक्स को इन्होंने एक्सटेंड करके 2025 तक ले गए हैं। क्यों? इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी मैं ओपिनियन आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने ये इरादा किया है कि क्रिप्टो कंपनीज की वो मदद करना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो एक्टिवली अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें साउथ कोरिया में। अगर वो ऐसे करेंगे तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, साउथ कोरियन शहरियों को वहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी। जब वो समझते हैं कि अगर हम देखेंगे कि यार मार्केट हमारी इतनी ग्रो कर गई है कि अब हमें टैक्सेशन करनी चाहिए, जो कैपिटल गेन कर रहे हैं उनको टैक्स लेना चाहिए, तो फिर हम जाके करेंगे। मतलब मेन मकसद उनका मार्केट में टैक्सेशन करके फियर क्रिएट नहीं करना। बल्कि मैं आपको एक ताइवान की मिसाल देता हूँ। ताइवान की तरफ से न्यूज़ आई है कि वहाँ पे उन्होंने अपने जो शहरी थे उनके ऊपर 30% कैपिटल गेन टैक्स लगाया। उस वजह से मार्केट में उन जो ताइवान की क्रिप्टो मार्केट क्या उसके अंदर अच्छा खासा पैनिक है। वहाँ की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन प्लान कर रही है कि वो मजीद अपनी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें कुछ ऐसे चेंजिंग करेंगे जिसमें ऑलरेडी जो रेगुलेशंस है उसको मजीद सख्त करेंगे। उससे क्या होगा, जो क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म है उनको टाइट रेगुलेशन फेस करना पड़ेगी थाईलैंड के अंदर। और बकौल उनका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ थाईलैंड का कहना यह है कि हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं टू द इंटरेस्ट ऑफ थाईलैंड, जो शहरी हैं उनका, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, जो अपनी लाइफ सेविंग जो है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं हम उनके सरमाए को, उनकी लाइफ सेविंग को महफूज और सेफ गार्ड करने के लिए टाइट रेगुलेशन करना चाहते हैं। बहरहाल उसकी एक वजह यह है कि उनका एक लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज था जिप मैक्स के नाम पे। ये जो अभी करंट बेयर मार्केट में कई जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो बैंकक्रप्ट हुए, उन्होंने भी अपनी विड्रॉवल सर्विसेज वगैरह रोक दी थी। तो उसको बुनियाद बना के मेरा ख्याल है उनके जो रेगुलेटर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो रेगुलेशन को मजीद टाइट करना चाहते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है, थाईलैंड का सबसे बड़ा बैंक साइम कमर्शियल बैंक है, वो ऑलरेडी थाईलैंड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकप के को अक्वायर करने का इरादा रखता था। जब उसने ये सुना कि यार हमारी गवर्नमेंट मजीद रेगुलेशन को टाइट करना चाहती है, अब उसको अक्वायर करना जो है एक तरह की एक मुश्किलात उसको पेश आ रही हैं। और ये जो बैंक था, ये बैंक सिर्फ थाईलैंड नहीं बल्कि वो कह रहे थे कि हम हमारे मुल्क से बाहर भी जो हमारा जो रीजन है उस रीजन के अंदर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ताकि हमारे रीजन में जो जो बंदा
क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या क्रिप्टो से एंगेज होना चाहता है, हम अपने बैंकिंग चैनल के ज़रिए उसको फैसिलिटेट करें। तो कुछ गवर्नमेंट जो है वो प्रो क्रिप्टो हैं, जबकि कुछ गवर्नमेंट उसको मज़ीद टाइट करने की कोशिश कर रही हैं। अब ज़ाहिर बात है, दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट है। जो प्रो क्रिप्टो होंगे उनके शहरियों को ऑब्वियसली उनकी नज़र में बेनिफिट होगा, और जो टाइट रेगुलेशन करना चाहती हैं अथॉरिटीज़, उनका मानना ये है कि वो अपने जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनकी लाइफ सेविंग को वो सेफ गार्ड करना चाहते हैं। अच्छा, इसी हवाले से लॉज कवानीन के हवाले से कांग्रेसमैन है एक, बड़े पॉपुलर हैं, बड़े नाकद हैं क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, ब्रैड शेरमैन इनका नाम है। इन्होंने अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की एक हेयरिंग हो रही थी, उसमें एसईसी का एक डायरेक्टर बैठा हुआ था। उसे पूछा, भाई आप जो एक्सआरपी है उसको आप तो आड़े हाथों ले रहे हैं, आपने उसके अगेंस्ट केस किया हुआ है कि वो एक सिक्योरिटी है, तो आपने अभी तक वो तमाम एक्सचेंजेस जो कि एक्सआरपी की ट्रेडिंग की फैसिलिटीज दे रही थी, उनके अगेंस्ट आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इस हवाले से उसने कहा जी कि ये देखें उसका स्टेटमेंट, भाई आप लोग एक्सआरपी के पीछे तो चले गए हो क्योंकि एक्सआरपी आपकी नज़र में एक सिक्योरिटी है, लेकिन अभी तक आपने जो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके अगेंस्ट क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? तो जो एसईसी का डायरेक्टर है उसने कहा, मैं नहीं इस हवाले से कुछ बात कर सकता कि हम इस हवाले से क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने एक्सचेंजेस को खुली छूट दे दी है। ऑलरेडी हम पोलिनिक्स एक्सचेंज है, पिछले साल हमने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, ये जो लॉ मेकर्स हैं, वो अमेरिका में कुछ ऐसे लॉ मेकर्स हैं जो क्रिप्टो मार्केट के फुल अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि इस मार्केट को बंद होना चाहिए क्योंकि उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उनका। जबकि कुछ लॉ मेकर्स ऐसे हैं अमेरिकी जो मुकन्ना है वहाँ पे बैठे कानून साज इदारों में, वो समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट अगर हमने ना किया तो हम दुनिया के दीगर एडवांस ममालिक से पीछे रह जाएंगे और हम इस इंडस्ट्री से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बहरहाल ये जंग वहाँ पे जारी है। ये था सारा क्रिप्टो सेगमेंट आज की वीडियो का। अब आते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के ऊपर। देखें, मैं क्यों इसके ऊपर टॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में मैं भी रहता हूँ, आप सब दोस्त रहते हैं। अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे नहीं, तो बहरहाल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारी सियासत है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ओबियसली हमने इख्तियार दिया हुआ है इन कानून साज इदारों को जिनके ऊपर ये सियासतदान बैठते हैं, या अगर सियासतदान नहीं भी बैठते हैं, मार्शल लॉज के पीरियड में होता है, तो जिस तरह के हुक्मरान पॉलिसी बनाते हैं उनका बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों के ऊपर उसके असरात होते हैं। अब कल का इवेंट क्या हुआ मैं आपको तो मुख्तसर बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें पीटीआई के जो 20 के करीब अरकान थे उनको डी सीट करके दोबारा इलेक्शन का कहा, और साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जैसे ही 17 जुलाई को लोग जो है फैसला करें कि किसको वोट कास्ट करना है, तो उसकी बेस पे दोबारा आप सीएम पंजाब का, चीफ वजीर आला पंजाब का इलेक्शन करवाएं। अब जो 17 मई के इलेक्शन हुए, उस 17 मई के इलेक्शन में पीटीआई ने 15 सीटें, यानी पीटीआई की टोटल जो 20 मेंबरान जो कि डी सीट हुए थे, उनमें से 11 ऐसे मेंबरान थे जो कि आज़ाद इलेक्शन लड़ के बाद में पीटीआई में शामिल हुए थे। अब पीटीआई ने जब वो 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ तो उसमें पीटीआई ने 15 सीटें विन की, यानी जो 2018 में पीटीआई ने तकरीबन 9 सीटें विन की थी, इस 17 मई के इलेक्शन में पीटीआई ने तकरीबन 6 अपनी सीटों का इजाफा किया, यानी 6 अपने हलकों में इजाफा किया जहां के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, यानी पीटीआई का वोट बैंक में इजाफा हुआ। कुछ लोग कहते हैं पीटीआई की तो 20 सीटें थी, अब उसकी 15 रह गई हैं, तो असल में पीटीआई ने इलेक्शन जीता नहीं है, पीटीआई ने अपना इलेक्शन जो है वो लूज किया। ऐसा नहीं है, जो 20 सीटें थी उनमें से 11 इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट नहीं लिया था, बाद में वो पीटीआई में शामिल हुए थे। अब अगर पहले 2018 में इन हलकों में से 9 हलकों में पीटीआई ने विन किए हैं और अभी 15 किए हैं, तो इसका मतलब है कि पीटीआई का जो बयानिया है, इस इन इलेक्शन को देखा जाए तो बयानिए में मकबूलियत है, लोगों ने फिर इमरान खान और उसके बयानिए को वोट दिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये थी कि कल इलेक्शन होना था, कल तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने सारा स्टडी किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल तक सिचुएशन ये थी कि टोटल जो सीटें थी पीटीआई या उसके ब्लॉक में, पीटीआई और कॉफ लीग,
पीटीआई की 176 सीटें थी, जबकि 10 काफली की सीटें थी। टोटल इनके पास 186 सीट बन गई और वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए यानी सिंपल मेजॉरिटी पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के पास थी। जबकि जो मौजूदा हुकूमत थी, साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, नहीं सॉरी, हमजा शहबाज साहब, इनके पास सारी अपनी इत्तेहादी जमातों को मिला के, जिसमें पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट वगैरह ये सारे शामिल थे, टोटल इनके पास जो वोट कास्ट हुए वो 179 हुए। हुआ क्या कि जैसे ही वोट कास्ट हो गए, पीटीआई के सपोर्टर यानी वजीर आला जो थे साबका, परवेज इलाही को वोट पड़े 186 और हमजा शहबाज को पड़े 179। तो जो डिप्टी स्पीकर जो कि पहले पीटीआई के मेंबर थे और पीटीआई के सिलेक्टेड डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने काफ लीग के जो 10 वोट थे उनको मतलब उनको उनको कास्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हमने ये वाले जो वोट हैं उसको कास्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो पार्टी का हेड है, जो कि चौधरी शुजात साहब हैं, जो कि कल तक की जो मीडिया सारी इंफॉर्मेशन थी कि ये मेरा भाई है छोटा और हमारी मुकम्मल सपोर्ट है, कल तक वो यही कह रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गया, वोट कास्ट हो गए, तो डिप्टी स्पीकर साहब एक खत निकालते हैं। अब इसके ऊपर भी मुख्तलिफ बहस चली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पार्टी हेड ने अपने एमपीएस को 10 एमपीएस जिनको डायरेक्शन दी कि आपने वजीर आला जो है, जो पीटीआई का वजीर आला है उसको वोट नहीं देना, तो वो जो एमपीएस थे उनमें लेटर क्यों नहीं शेयर किया, वो क्यों सीक्रेट रखा? क्योंकि सीक्रेट ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि अगर सीक्रेट रखा तो क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? क्योंकि जब तक एमपीए तक मैसेज जाएगा ही नहीं कि आपने वोट देना है या नहीं देना है, तो उस वक्त तक एमपीए कैसे करेंगे? दूसरी एक ये भी राय है कि जो पार्टी का हेड है वो सेकंड फेज में आता है। पहला फेज है पार्लिमानी पार्टी एक फैसला करती है, उस पार्लिमानी पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई एमपीए को फैसला करता है तो फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो जो पार्टी हेड है उसको नोटिस भेजती है कि भाई ये फलां मेंबर ने जैसे हमने कहा था उसने नहीं किया, इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेज थी। लेकिन बहरहाल सारी पार्लिमानी पार्टी ने कहा था कि परवेज इलाही को वोट देना और परवेज इलाही को उन्होंने वोट दिया। लेकिन जो जरदारी साहब हैं, जो पीटीआई का इल्ज़ाम है कि जरदारी साहब पिछले 2 दिन से 3 दिन से लाहौर में मौजूद थे और वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे, या वो चौधरी शुजात साहब को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और चौधरी शुजात साहब को एंड तक जो है वो इन्फ्लुएंस करके और ये उन्होंने गेम चला दिया। बहरहाल पीटीआई और काफ लीग जो है इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से जो है वो हेयरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को बुलाया है उनका मौक़िफ़ सुनने के लिए, और साथ मेरा ख्याल है अटॉर्नी जो जनरल है पंजाब के, वो यहाँ डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो अदालत में हाजिर होंगे। आई डोंट नो इसके बाद क्या डेवलपमेंट होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, इमीडिएट तो जो हमारे मुल्क की मुआशी हालात हैं वो आपके सबके सामने हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आपके आपके फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में रहते होंगे, तो लाजमी इस मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उनसे मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन होगी। जब खान था तो जितनी एंटी पीटीआई जमातें थी उन्होंने एक एक महंगाई मकाऊ मार्च किया। उनकी नज़र में महंगाई की मेन वजह बैनुल अक़वामी हालात नहीं थे, बल्कि खान की बैड गवर्नेंस और खान की बुरी पॉलिसियों की वजह से महंगाई थी। उनकी नज़र में वो एक तजर्बाकार सियासी लीडर हैं। बकौल उनके, उन्होंने पाकिस्तान को पहले भी कई बार पाँव पे खड़ा किया है। आई डोंट नो वो उनका ये क्लेम किस तरह सच है। हम तो जब से देखते आ रहे हैं पाकिस्तान जो है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है और जो हमारा हमसाया मुल्क है वो ऊपर से ऊपर ही जाते नजर आ रहे हैं। इवन बांग्लादेश जैसा मुल्क वो हमें आजकल टांट करता है, वो हमारा मजाक उड़ाता है। बहरहाल उनका कहना यह था कि हम तजर्बाकार हैं, हम खान को हटाएंगे और हर चीज़ दुरुस्त कर देंगे। लेकिन खान को हटाने से हुआ क्या कि आज आपके सामने है पैसा हमारा। जब खान मेरा ख्याल है छोड़ के गया उस वक्त डॉलर का रेट 180 या 170 180 की रेंज में ट्रेड हो रहा था। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 230 से लेके 250 रुपए ओपन मार्केट में जो है वो डॉलर जो है वो सेल हो रहा है। और मजीद आगे शायद अगर ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, अगर इसमें ठहराव ना आया तो हमारी इकोनॉमी के और बुरे हालात हो सकते हैं। तो ये
जब खान मौजूद था तो जितनी एंटी पीटीआई जमातें थी जो कि दावाकारी थी, तजर्बाकार, इन तजर्बाकारों ने आके मुल्क की मुआशियत मीशत को उसका बेड़ा कर दिया। अब वो सारा कुछ कह रहे हैं कि हमारा एक्चुअली इसमें हमारी पॉलिसी मेकिंग नहीं है। ये या तो वो खान पे डालते हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या वो कह रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी जो मैक्रो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस डेवलपमेंट की वजह खान क्या एक अपना मौक़िफ़ है, उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि खान ने अगर पेट्रोल की प्राइस कम की थी, तो उस खान को पता था कि मैंने रशिया से जितनी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, रशिया से सस्ते दामों लेनी है, मैंने गंदुम और ज़नई अजनास वगैरह वहाँ से लेके तो जितना ये मैं सब्सिडाइज़ कर रहा था, उस सब को मैंने कवर कर लेना था। अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर भी लें, अगर खान बहुत ज़्यादा महँगाई ना करता, तो महँगाई उसने करनी थी, लेकिन इस सतह पे बेमुहार डॉलर का फ्री फॉल, और ये सारा इस वजह से क्योंकि मार्केट में जब पैनिक होता है, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो बैन अल-अक़वामी इदारे भी आपको फंड नहीं करते हैं। तो आपके सामने है जब ये शहबाज शरीफ साहब जो कि अपने आप को तजर्बाकार, पीपल्स पार्टी अपने आप को तजर्बाकार कहती हैं, ना तो आईएमएफ से इनकी अभी तक डील फाइनल हो रही है। टाइम पे अगर आईएमएफ से डील फाइनल हो जाती तो मुमकिन है दीगर इदारे या वो तमाम ममालिक जिन्होंने प्लेज किया है कि वो थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करते। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अगस्त में जो मीटिंग होगी, आईएमएफ के स्टाफ मीटिंग होगी, उसमें शायद जो है फाइनल डिसीजन और आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्जा मिल जाए। बहरहाल जो भी होना है, फिलहाल की सिचुएशन ये है कि इस दींगा मुश्ती जो सियासी चल रही है, इससे मेरे दोस्तों भाइयों आप सबके और हमारी ज़िंदगियों पे बराह रास्त जो है उसका इफेक्ट है, और इसके सारे ज़िम्मेदार, सारी की सारी ज़िम्मेदार ये सारे सियासतदान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटी पीटीआई जमातें ही इसका हिस्सेदार हैं, इसमें पीटीआई भी शामिल है। अब थोड़ी देर के लिए समझे जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे मुल्क में हो गई है, ये सेम वो वाला सीज़न था जब हमारी इतनी सियासी बलूगत तो नहीं थी, लेकिन हमारे थोड़े बहुत बड़ों की सूझबूझ थी, जो उस वक्त हमारी कम सियासी बलूगत होने की वजह से हमें थोड़ा बहुत शऊर है कि 1988 से लेके 1900 मुशर्रफ के कू तक ये वाला पीरियड बिल्कुल ऐसी था जो इस वक्त है। इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, इतना ज़्यादा हम तकसीम थे, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दो ग्रुपों में, बेनज़ीर और नवाज शरीफ दो ग्रुपों में तकसीम थे, और इतनी ही पॉलिटिकल आपको पोलराइजेशन नज़र आती थी। कोई बंदा जो है अपने मुखालफ को देखना पसंद नहीं करता था। आज भी आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन नज़र आती है। एक साइड पे आपको नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो तमाम जमातें जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो नज़र आती हैं। दूसरी साइड पे आपको पीटीआई नज़र आती है, और पीटीआई इतनी पोलराइजेशन है कि एक दूसरे को अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अब ये जो जितने नून लीगी या एंटी पीटीआई जमातें हैं, उन सब सपोर्टर्स को अब मार तो नहीं सकते, आखिर वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। अगर वो इन करप्ट सियासतदानों को, अब बेशक वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए, जितने आपको एंटी पीटीआई सपोर्टर नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ दो वजह से पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते हैं। नंबर वन, या तो वो जिस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं उस सियासी जमात के कारकुन हैं, या अगर कारकुन नहीं है तो उनका रहनुमाओं के साथ, अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ कहीं ना कहीं लिंक है। उनकी गली मोहल्ले के छोटे मोटे मामलात, कोई थाना कचहरी के, कोई वापडा के काम, ये सारे मामलात उनके निकलते हैं उस सियासी जमात को सपोर्ट करने की वजह से, या वो खान से ज़ाती अनाद रखते हैं, यानी वो खान को डिसलाइक करते हैं फॉर एनी रीज़न। बेशक वो इन जो एंटी पीटीआई जमातें हैं उनके प्रोपोगंडे की वजह से, मीडिया के प्रोपोगंडे की वजह से, या खान की जो अपनी ज़ाती लाइफ है उस वजह से, या तो वो खान को प्योरली डिसलाइक करते हैं, या उनकी सियासी वाबस्तगियां हैं, उनके अपने ज़ाती मफादात हैं एंटी पीटीआई जमातों को सपोर्ट करने के। अदरवाइज कोई ऐसा बाशऊर पाकिस्तानी खान को इस वक्त, ये नहीं कि खान एक बहुत अच्छा लीडर है, लेकिन खान इस वक्त मौजूदा जो क्लास है हमारे पास उसमें से बेहतरीन लीडर है, उनमें से बेहतरीन है। खान खुद बेहतरीन नहीं है। खान, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, खान को या किसी भी आपने सियासी जमात को अगर आपने वोट कास्ट करना है तो जब तक इलेक्शन है उस वक्त तक अपने लीडर को, अपनी सियासी जमात को फुल सपोर्ट करें जितनी आपके अंदर ताकत है, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कैंपेनिंग के जरिए वो सब काम करें जो कि आपको करना चाहिए उसको इक़्तिदार में लाने के बाद। लेकिन जैसे ही वो आपका रहनुमा, आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, आप सबसे बड़े उसके नाकद बन जाए। अगर सिर्फ यही काम
तमाम हम वोटर्स, तमाम हम सपोर्टर्स करना शुरू हो जाए, तो ये सियासतदान जो है ये बंदे के पुत्र बन जाए। इनको पता हो कि हम जवाबदेह हैं अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, और ऐसे अफराद को भी जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें सपोर्ट नहीं किया और हमें वोट नहीं किया। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सियासी जमातें जो हैं, हर सियासी जमात जो है महंगाई का नारा, करप्शन का नारा, और हर जमात जब इक़्तिदार में आती है तो उसको महंगाई भूल जाती है और उसको करप्शन भूल जाती है, और जब वो बाहर होती है तो वो करप्शन करप्शन का नारा लगाती है। बहरहाल इसका सोल्यूशन क्या है? मेरी नज़र में, आई डोंट नो आप मेरे सोल्यूशन से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर इस मुल्क को दुरुस्त करना है तो इसका हल इस वक्त सियासतदानों के पास नहीं है। इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है, अदलिया भी है, इनको चाहिए कि सियासतदानों से तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होना। तो आप एक इंटरिम गवर्नमेंट जो टेक्नोक्रेट्स है, उनको, उनके ऊपर एक अलग से एक ऐसी न्यूट्रल इम्पार्शल आप टेक्नोक्रेट्स बेस एक गवर्नमेंट क्रिएट बनाएं। उस गवर्नमेंट की से रिकमेंडेशन ले कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो लेके आए, और उसके बाद एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो डिज़ाइन करें, वो इंडिपेंडेंट लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी डिज़ाइन करें, और हर वो सियासी जमात जो इस मुल्क में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, यहाँ पे हुक्मरानी करने का इरादा रखती है, सबसे उस चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करवाएं, और साइन करवाने के बाद फिर उनको इलेक्शन में जाने दें। जब तक ये न्यूट्रल इम्पार्शल, और साथ साथ जो अदलिया है उसको भी अपने, जो नीचे निज़ाम है सारा, कि क्यों अदलिया से करप्शन के हवाले से क्यों जो केसेस हैं वो पेंडिंग होते हैं, उसको भी अपने सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। और इसी तरह फ़ौज के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो सियासी मदाखलत करते हैं, और फ़ौज की जो बड़ी मैनेजमेंट है, जर्नैल और ब्रिगेडियर्स, यानी ऐसे जो कोर कमांडर्स हैं, या जो ऐसे फ़ौज के जो कि हेड करते हैं किसी न किसी शोबे को, उनके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं। तो उन सब की जो है उनका भी एहतसाब होना चाहिए, और साथ उनकी सियासी मुदाखलत भी मिनिमाइज़ होनी चाहिए। और ये जब सारा सिस्टम हो जाए, मेरा मानना ये है इन शॉर्ट वर्ड्स कि अगर आप टेक्नोक्रेट्स बेस्ड हुकूमत बनाएं, और ये जितने सियासतदान हैं इनको कहें जी फ़िलहाल आप चिल करें, आराम करें, आप अपने पार्टी रीस्ट्रक्चर करें, अपनी पार्टी रीस्ट्रक्चर करें, और जब तक हम आपको, हमारी जो इंडिपेंडेंट टीम है टेक्नोक्रेट्स की, एक्सपर्ट्स की, वो आपको कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं दे देते, जब तक वो दीगर आपको लाए अमल नहीं देते, खसूसन इकोनॉमी का, उस वक्त तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसको 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब तक ये काम नहीं होता, उस वक्त तक मेरा ख्याल है इन सब सियासतदानों को अल्लाह हाफिज़, इवन इमरान खान को भी अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आप लोग इस हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहें, कहीं मेरी इस्लाह करना चाहें, कोई फैक्ट्स मैंने सही कोट ना किए हों, कोई फिगर्स मैंने अगर सही कोट नहीं किए हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। अगर मेरी ओपिनियन से इत्तफाक करते हैं तो मेरे इस ये जो पॉलिटिकल चंक है, आप चाहें तो इतने हिस्से को कट करके आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं फॉर फॉर पब्लिक अवेयरनेस। तो मेरी कहीं रहनुमाई करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मैं लर्न करने के लिए तैयार हूँ। अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।